So we shall start with the first chapter of class 11th which is the living world. So living world जो है हम उसको देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग क्रिएचर्स हमें देखते हैं, सांप से लेके कीड़े मकोड़े, इतने डिफरेंट टाइप के हमें फिशेस मिलती हैं वेराइटीज़ में, इंसेक्ट्स इतने वेराइटीज़ में हैं। देन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखें तो वो भी बड़े सारे आपको मिलते हैं, ठीक है। यू हैव द प्लांट वेराइटीज़ इतनी सारी। तो ये जो जितनी सारी वेराइटीज़ हैं इनको हम डिफ़ाइन कैसे करें और कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या है, लिविंग है और ये क्या है, इनके अंदर लाइफ है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, लाइफ है। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, जो कि डिफाइन करता है व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ इस चैप्टर का बेसिक मतलब यही था कि हमें ये इस चैप्टर का बेसिक मोटो यही है कि इन्होंने हमें ये बताना है लाइफ की डेफिनेशन, ठीक है, लाइफ की डेफिनेशन प्लस किस तरीके से ये जो डिफरेंट अमेजिंग क्रिएचर्स हैं इनको किस तरीके से जो है अरेंज किया गया है ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने यही पढ़ना है। तो हम आज के इस यूनिट में और इस लेक्चर में हम लोग लेंगे व्हाट इज़ लाइफ। सो व्हाट इज़ लाइफ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस यूनिट इस वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, 5 फीचर्स शो करते हैं, जिसमें कि पहला फीचर है ग्रोथ, देन वी आर हैविंग द रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ को अगर आप जनरल बेसिक टर्म में डिफाइन करो या उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई चीज़ बढ़ रही है, अपने साइज में बढ़ रही है, अपने वेट में बढ़ रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को ऐसे बोलोगे, ठीक है। अगर आपने एक छोटा सा प्लांट लगाया है देन इट इंक्रीजेज इन लेंथ, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका मास वेट भी बढ़ता है, उसका साइज भी बढ़ता है, तो आप उसको क्या कहते हो कि ये प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो सो ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और द साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम डिफाइन क्या करेंगे, मास या साइज का इंक्रीज होना, या तो सिर्फ या टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का या उसके किसी पार्ट का, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप ग्रोथ बोलोगे। ग्रोथ क्या है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ग्रोथ जो है ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन या उसके पार्ट्स को या इंडिविजुअल सेल को इवन, ठीक है। तो यानी कि ये जो ग्रोथ है ये इरिवर्सिबल है। ग्रोथ को आप कम नहीं, एक बार ये ऑर्गेनिज्म लंबा हो गया तो उसकी हाइट आप डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट। प्लांट बढ़ रहा है, एजिंग प्रोसेस हो रही है, तो वो एजिंग प्रोसेस जो है वापस आप उसको डाउन नहीं ला सकते। अगर एक साल का बच्चा 2 साल का जब हो जाता है तो आप उसके अंदर जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको आप वापस 1 साल के बच्चे में टर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ जो है इट इज़ क्या है, इट इज़ अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, ओके। ग्रोथ जो है ये हमारे पास 2 तरीके में होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर से ग्रो करता है, लाइक द ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर से बढ़ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, जब बॉडी जो है वो बाहर से बढ़ रही है, लाइक कुछ सब्सटेंसेस हैं वो बाहर एक्यूमुलेट हो जाएं बॉडी में, ठीक है, तो आप उसको कहते हो ग्रोथ। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो 2 तरीके की होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको आप बोल सकते हो। ये वो ग्रोथ है जिसमें कि ग्रोथ जो है वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, कभी भी ब्रेक नहीं लगता है उसमें, और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो
बढ़ता ही रहता है, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है, प्लांट्स हमेशा जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। वैसे ही दूसरा हमारे पास आता है डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ। तो ग्रोथ, वो ग्रोथ जिसमें कि कुछ एज लिमिट तक जो है वो ग्रोथ होती रहती है, उसके बाद में वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, फॉर नो फर्दर ग्रोथ। ऐसा आपको एनिमल्स के केस में दिखता है। अगर आप एनिमल्स का केस देखें, इसमें भी आप ह्यूमन बींग्स का केस देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू यानी कि ब्रेन का टिश्यू, ओके। सो नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ग्रो करता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। और आप बाद में देखोगे जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो तो आपके जो नर्व सेल्स हैं वो डेड होते जाते हैं, इसलिए आपको डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारियां, इस तरीके की आपको जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स के केस में मोस्टली डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होती है। ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती, बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये ग्रोथ प्रोसेस जो है वो उनमें कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू प्रोजेनी मतलब आगे के बच्चे बढ़ाना, बच्चे कह सकते हो आप लोकल लैंग्वेज में, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करना, ठीक है, अपने आगे बढ़ाने, ठीक है, इंडिविजुअल्स। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं दिखेगी, ठीक है, बट कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। लाइक आपके पास म्यूल्स हैं, ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, जिन स्टेराइल वर्ड इज़ यूज्ड, जहाँ पे स्टेराइल वर्ड जो यूज़ होता है ये उनके लिए यूज़ होता है जो फर्टिलाइजेशन या जो क्या कह सकते हैं हम, जिनको जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो अपनी प्रोजेनी नहीं बना सकते, उनको आप लोग क्या कहते हो? स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे और वर्कर बीज हैं, ये भी नहीं करती हैं रिप्रोड्यूस। तो इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं एज अ लाइफ, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोड्यूस, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे आपके पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है एंड गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होती है। सो नो गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स नहीं है तो गैमीट्स फ्यूज भी नहीं करते हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको बडिंग मिलेगी यीस्ट में, फ्रैगमेंटेशन एल्गी में, रीजेनरेशन जैसे आपको प्लेनेरिया में दिखेगा, ठीक है। प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजेनरेशन शो करती है, ठीक है। अगर इसका कोई रीजेनरेशन प्रोसेस होता है कि अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो किसी तरीके से खराब हो जाए या किसी तरीके से लॉस्ट हो जाए, ठीक है, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीजेनरेट हो जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है प्लेनेरिया का, ठीक है। प्लेनेरिया का अगर कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाए या गुम हो जाए, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो प्लेनेरिया जो है अपनी वापस से पूरी बॉडी रिफॉर्म कर लेता है। वैसे ही स्टारफिश है, अगर स्टारफिश की एक भी आर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो अपनी आर्म फिर से रीग्रो कर लेता है। ऐसे ही लिजर्ड की टेल आपने देखी होगी, वो भी रीअकर हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो पेरेंट्स हैं एंड दो पेरेंट्स क्या करते हैं, अब गैमीट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड गैमीट्स जो हैं वो फिर फ्यूज करते हैं टू फॉर्म दी जाइगोट। सो इट इज़ ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे आपको गैमीट फॉर्मेशन भी दिखेगी। सो हेयर यू विल सी द गैमीट फॉर्मेशन प्रोसेस एंड आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी दिखेगा। सो ये बात होगी रिप्रोडक्शन की। तो ये रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हम उसको कहते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो भी बॉडी के अंदर होती हैं उनको आप क्या कहते हो, मेटाबॉलिज्म। तो और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। सो मेटाबॉलिज्म को आप एक मोस्ट ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिजम्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, यानी कि वो जिंदा रहने के लिए डिफरेंट तरीके की केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी में करते हैं, ठीक है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं यही शो करेंगे आपको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स जो है ये आपके पास दो तरीके में है। फर्स्ट प्रोसेस है, इसको आप बोलते हो कैटाबॉलिज्म, एंड दूसरा है एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक करके स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाए ताकि एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। जब हमने क्या करना होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को, तो बिगर मॉलिक्यूल को जब हम लोग स्मॉलर में कन्वर्ट करें, ठीक है, या ब्रेक करें उसको स्मॉलर में, तो वो प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कैटाबॉलिज्म। और ये प्रोसेस में आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसको आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हो। सो नेक्स्ट इज द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आपका वो प्रोसेस है जिसमें कि आप स्मॉलर से बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हो। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जब बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो बॉडी में, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एनाबॉलिज्म। और ये इस प्रोसेस के दौरान आपको एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, या एनर्जी जो है इस प्रोसेस में स्टोर होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। सो एक में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। एक में बड़े से छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक में छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सो कैटाबॉलिज्म जनरली वहाँ पर फॉर्म होता है जहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है। जब हम कभी एक्टिविटीज़ कोई करते हैं तो हमें जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये वाला प्रोसेस आपको कैटाबॉलिज्म वहाँ दिखेगा। एनाबॉलिज्म आपको वहाँ दिखता है जहाँ पे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी करनी है, उस प्रोसेस वहाँ पे आपको ये जो है एनाबॉलिज्म प्रोसेस दिखता है। नेक्स्ट कम्स द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे बने हैं, सेल से। एंड सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आपको कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड दिखेंगे, कुछ मल्टी सेलुलर दिखेंगे, ठीक है। मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हो, और जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो अपना सारा का सारा काम खुद कर सकता है, इंडिपेंडेंटली जी सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपके पास क्या एग्जाम्पल है उसका, एमीबा इज द एग्जाम्पल, ओके। तो आप देख सकते हो कि एमीबा जो है वो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सारा प्रोसेस जो है वो खुद अपने सिंगल सेल्ड होने के बावजूद भी वो खुद सारा का सारा
परफॉर्म कर सकता है फंक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल, क्योंकि सेल जो है वो क्या है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी है लाइफ की। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जुड़ करके क्या बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। और उनके केस में भी जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो काम परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, सेल है। इसीलिए हम लोग ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं लाइफ की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है जो पॉइंट, वो है कॉन्शियसनेस। सो जब हम लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सेंसिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब हम लोग सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को और उसके रिस्पॉन्स में उसको हम लोग रिस्पॉन्स भी करें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होगी, हमारी एबिलिटी कि हम सराउंडिंग्स को सेंस कर सकें और उसको क्या कर सके, रिस्पॉन्ड। सो सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, so sensing and responding to the surroundings, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास, हर एक के पास कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है, वेदर आप एनिमल्स देखें या प्लांट्स देखें। एनिमल्स जो है वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं बाय द प्रोसेस, जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है उनके पास क्या है, नर्वस टिश्यू है एंड हार्मोनल सिस्टम है कॉन्शियसनेस शो करने के लिए, ठीक है। वेयर एज जो प्लांट्स हैं इनके पास हार्मोनल सिस्टम हो गया, केमिकल इंटरैक्शंस होगी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वो शो करते हैं, जैसे आपने केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी होगी। नाउ दे रिस्पॉन्ड टू द वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाइज। आपके पास जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो लाइट हो सकता है, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स, किसी भी तरीके का चेंज, तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि अगर आप देखें तो लाइट ड्यूरेशन जो होती है कि लाइट कितनी देर तक है, वो लाइट ड्यूरेशन जो है वो अफेक्ट करती है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड होता है लाइट की ड्यूरेशन कितनी देर तक है, इसको आप फोटो पीरियड भी बोल सकते हो। फोटो मतलब लाइट एंड पीरियड, कितनी देर तक लाइट है। ये अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडिंग आप देखते हो अकॉर्डिंगली टू लाइट होती है ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में भी आप ये चीज़ देखोगे, एनिमल्स में भी ये चीज़ दिखती है, ठीक है। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी तरीके का केमिकल अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको भी, लाइक अभी एट प्रेजेंट केमिकल्स देखिए आप इतने बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट एक जो विजाग में हुआ है गैस लीक, उसके कारण बॉडीज जो हैं वो रिस्पॉन्ड की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वो उस चीज़ को सेंस किया और उसको हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, जिसके कारण क्या हो गया, हमारी बॉडी जो है कॉन्शियसनेस शो करती है। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो देयरफॉर आपको यहाँ से पता चलता है कि लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या शो करते हैं, नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, number 4 is the cellular organization, and the number 5 जिसको आप कहते हो क्या है, कॉन्शियसनेस। सो ये 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं लाइफ को।
सो विद दिस आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।